मैं ड्यूरिंग माई सर्विस मैं कारगिल वार में भी था कि कोई आदमी मान लो तैरना सीखना चाहता है या गोल्ड मेडल जीतना चाहता है तैरने में, तो ये पूछ रहा है कि पहले मैं पानी में उतरूं या पहले मेडल जीत के लेके आ जाऊं। बगैर पानी में घुसे जैसे तैरना नहीं सीख सकते, ऐसे ही बगैर फील्ड में काम किए आप स्पीकर भी नहीं बन सकते। तो स्पीकर की प्रैक्टिस फील्ड में ही होती है। कई लोग मजाक में ऐसे पूछते हैं, सर आप काम क्या करते हैं? तो हम बोलते हैं हम टॉकिंग इंडस्ट्री में। आपकी जो पहली प्लान होगी और जो आपकी 100वीं प्लान होगी उसमें डिफरेंस आएगा। जो आपका पहला फॉलोअप होगा तो वह फॉलोअप होगा, उसमें डिफरेंस आएगा। अभी भी कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन हेयर कटिंग हम अभी भी बार्बर शॉप में जाके लेते हैं। गिरिवल साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आज बड़ी हमने आपसे अलग अलग चीजें सीखी। नमस्कार दोस्तों, राहुल सुदन वैल्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो इस इंडस्ट्री में कंसिस्टेंट काम करने का एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप एक लंबे समय तक एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके उतार चढ़ावों के साथ काम करते करते एक लंबी पारी खेल सकते हैं। आइए मिलते हैं श्री नरसिंह ग्रेवाल जी से। नमस्कार ग्रेवाल साहब, आपका स्वागत है राहुल सुदन वैल्यू पॉडकास्ट में। नमस्कार जी राहुल साहब, थैंक यू वेरी मच। ग्रेवाल साहब, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि आपकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही कंपनी में कंसिस्टेंटली काम किया। आज की डेट में कंसिस्टेंट होना एक बड़ी बात हो गई है। आज आप किसी से बात करें तो मौसम की तरह लोग रंग बदल देते हैं। जी आप एक एग्जाम्पल नजर आते हैं जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म एक लंबी पारी खेली, यानी कहूं तो T20 की दुनिया में एक टेस्ट मैच खेला आपने, जी और वो भी ऐसा जिसे कहूंगा कि ट्रिपल सेंचुरी वाला इनिंग है आपका। जी जी कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की सर? कैसे डायरेक्ट सेलिंग आया दिमाग में और इसको इस तरीके से आपने किया सर? जी जी। थैंक यू वेरी मच राहुल सुडान साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बारे में दो लाइन में बता देता हूँ कि मैं एक किसान का बच्चा हूँ, छोटे किसान का, और गांव में मैट्रिक पास करके मैं आर्मी ज्वाइन किया एज ए क्लर्क। और आर्मी में रहते रहते मैंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन भी बढ़ाई, बिकॉज मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता था। तो मैंने वहाँ पे आर्मी में रहते रहते प्राइवेट टेस्ट दे के पढ़ाई करके एमए किया कंप्लीट, और फिर एमबीए भी किया मैंने। और 4 बार अफसर के लिए भी मैं उसके लिए टेस्ट दिया, एसएसबी सर्विस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को फेस किया। और मैं ड्यूरिंग माय सर्विस मैं कारगिल वार में भी था, तो पूरा उसको ऑपरेशन में मैं रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग आगरा में आ गई थी, और आगरा में जब आने के बाद मैं वहाँ पे काम कर रहा था, तब मेरी मुलाकात एक डायरेक्ट सेलिंग के एक लीडर से हुई। और वो कुछ मेरे पास कुछ काम के लिए आए थे, और उन्होंने मेरे से वो रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को सो एंड सो फॉर्म चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, आई विल प्रोवाइड। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि बैठिए आप। और तो फिर जैसे पीएन आया तो मैंने बोला आप एक बार इनके लिए सो एंड सो फॉर्म निकाल के दे दो, क्योंकि वो भी मिलिट्री बैकग्राउंड के थे। तो उनको कोई मिलिट्री से रिलेटेड फॉर्म चाहिए था, रिटायरमेंट के से रिलेटेड। तब उन्होंने मैंने उसी टाइम पे चाय आ गई थी, तो मैंने बोला चाय भी डाल दो इनको, भाऊ जी को, वो भी क्लर्क थे। तो वो चाय पीने लगे, तो चाय पीते पीते हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने पूछा आप रिटायर जा रहे हैं? बोला हाँ। तो उन्होंने मैंने पूछा कि आपकी कितनी सर्विस हुई? तो उनकी 17 साल सर्विस हुई थी, तो मेरी भी 17 साल ही हुई थी। मैंने सोचा 17 साल में रिटायर जाके क्या करेगा? तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि आप रिटायर जाके क्या करेंगे। जनरली मेरे दिमाग में जो आइडिया था, या तो रिटायर जाके कुछ अपनी खेती बाड़ी करेगा, या कुछ अपना ट्रक वगैरह लेके कुछ चलाएगा, या फिर कुछ बंदूक का लाइसेंस ले लिया होगा, जॉब करेगा कहीं पे। तो ऐसे करके मैं सोच रहा था। लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं सर, मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस में काम कर रहा हूँ और उसमें काम करूंगा मैं। तो मैं बोला आप मुझे भी बता सकते हैं, क्योंकि 17 साल नौकरी मेरी भी होगी, आज नहीं तो कल मेरे को भी जाना है जॉब। जॉब तो एक लिमिट रहती है डिफेंस में, कि आदमी 20 साल करेगा, 25 करेगा, 30 करेगा, कभी न कभी तो उसको जाना ही है घर पे। जाना ही पड़ेगा। मैंने बोला आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बड़े झिझकते झिझकते मेरे को ऑफिस में ही बताया। और बताने के बाद मेरे को अच्छा लगा, और उन्होंने बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ बात किया। जो बातें उन्होंने बताई मेरे को, जैसे उन्होंने दिखाया कि मैं ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का पता लगा कि प्रोडक्ट भी बढ़िया है। जिस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत थी उस टाइम पे, मैं कंप्यूटर एजुकेशन लेना चाहता था, तो उस टाइम पे कंप्यूटर एजुकेशन का पैकेज था एक उसमें। तो मैंने वो सोचा कि प्रोडक्ट तो मेरे काम का है। फिर उन्होंने बताया कि इसमें प्रोडक्ट तो काम का है ही है, आप इसमें अगर इसको प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे या लोगों को प्रमोट करेंगे, तो आपको यहाँ पे इनकम भी आ सकती है। तो फिर इनकम वाला पार्ट देखा, तो मैंने बिल्कुल वो विद फैक्ट एंड फिगर के साथ, प्रूफ के साथ उन्होंने बताया। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें काम की चीज़ है कुछ, तो फिर मैंने उनके साथ में
कुछ और दो चार पांच क्वेश्चन पूछ के, कुछ क्वेश्चन पूछ के कि इसमें कहीं झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, या इसमें कहीं, क्योंकि मैं उससे बचना चाहता हूँ, झूठ बोल के बोलना नहीं चाहता किसी भी हालत में। तो झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा या किसी का नुकसान तो नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नो, आप लोगों को फायदा दे के ही इसमें फायदा कमा सकते हैं, दूसरों का भला करके ही आप अपना भला कर सकते हैं। तो ये बातें मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और ये प्रैक्टिकल भी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कि अगर हम आए हैं तो अगर हम दूसरों को भला करेंगे तो ही हमारा भला होने वाला है। दूसरों का अगर हमने किसी का भला नहीं किया, हमारी टीम का या हमारे साथ में जो लोग आए, तो फिर हमारा भला नहीं हो सकता। तो ये इस बिजनेस की जो खासियत मुझे बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि ये बहुत ही डेमोक्रेटिक और बहुत ही पवित्र बिजनेस लगा, कि आप दूसरे का भला करके यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज मार्केट में क्या रहता है, मार्केट में लोग बोलते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उठती है दुनिया, उठाने वाला चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या ऊपर बात है। आगे बढ़ाने का मतलब। ये पॉइंट मुझे बहुत, मतलब झूठ नहीं बोलना, दूसरों को आगे बढ़ा के आप आगे बढ़ सकते हो, ये मेरे को दिल के बहुत करीब था। दूसरा प्रोडक्ट, तो जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रहते ही हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो उस टाइम पे ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट था वो था ही, उसकी मुझे वैसे भी जरूरत थी, वैसे भी लेना था मेरे को। अगर वो नहीं मिलते तो भी मैं मार्केट में कहीं ना कहीं उसको उसके लिए ट्राई कर रहा था। तो ये इस प्रकार मेरी एंट्री हुई इस बिजनेस में। और फिर उसके बाद दिल से, मतलब दिल से जो उन्होंने बोला, मैंने एक ही बात बोली थी कि जो आपको अचीवमेंट मिल रहे हैं इसमें, वो अचीवमेंट मुझे मिल सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला जो मैंने किया आप करोगे तो आपको भी मिल जाएंगे। तो मैंने बोला सर बताओ आप क्या, आपने क्या किया? तो उन्होंने एक सिस्टम कुछ मेरे को सुजेस्ट किया कि आप कम से कम इतने लोगों से डेली बात करो, डेली कम से कम एक सेल क्लोज करो, और ये सब करोगे तो आपको भी ये सब अचीवमेंट मिलेंगे। फिर मैं दिल से उसमें शुरुआत हो गया। जी। बहुत बढ़िया ग्रेवल साहब, बहुत बढ़िया। जी। ग्रेवल साहब, आज जो चर्चा करेंगे आपके बारे में सब सारे जानते हैं। मैं जी। मैं जो आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो कि 10 साल से ऊपर जब हम काम करते हैं जी। डायरेक्ट जी। सेलिंग में, जी। जी। तो होता क्या है कि हम ऑलरेडी एक टॉप पोजीशन पे आ चुके होते हैं। जी। यानी जी। आप समझे तो 10 साल बाद ही आप एक ऐसी रैंक पे होंगे जो कंपनी की टॉप 1 या 2 रैंक्स होंगी, जी। और जी। आपने सारे उतार चढ़ाव देख लिए होते हैं। जी। जी। टीम का जाना, मैनेज करना, लोगों का नाराज होना, जी। अपने जी। नीचे लीडर बनाना, उनको स्पीकर बनाना। जी। तो आज मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ एक्चुअली वो 10 साल के बाद की जर्नी है, जी। जिसको जी। कहा जाता है कि जब लीडर एक्चुअली में अपने हम्म। आप को इंस्पायर कैसे करता है, क्योंकि टॉप पोजीशन तो ले लेता है वो। जी। 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 तो आज इसी के आसपास बात करेंगे। जो मेरा क्वेश्चन है उसका जो बेस है, असल में हमारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस काफी सारे लोग उसके कमेंट्स भेजते हैं। जी। जी। तो कुछ बच्चे जो शुरू करते हैं, कॉलेज के बच्चे 18 से 22 साल 23 साल के बच्चे जब शुरू करते हैं, तो वो एक चीज पे बड़ा कंफ्यूज है आजकल। जी। जी। वो ये कहते हैं कि सर मैं फील्ड में काम करूं पहले, या हम्म। मैं अचीवर बनूं, या मैं स्पीकर बनूं। जी। जी। मैं इसको आपको थोड़ा सा फ्रेमवर्क देता हूँ, कहने का क्या मतलब है उनका जी। जी। कि सर ये हर जगह ये बोला जाता है कि पहले आप स्पीकिंग स्किल कर लें, आप हम्म। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लें, बॉडी लैंग्वेज डेवलप कर लें, हम्म। तो आप उसके बाद अचीवर बन जाएंगे, उसके बाद आप फील्ड में ज्यादा अच्छा काम कर लेंगे। जी। जी। तो अब बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि पहले वो स्टेज को पकड़े, किसी हम्म। और की कहानियां सुनाएं, सुनाए जी। लोगों को और मोटिवेट करें। तो हम्म। ये आप अपनी टीम को क्या गाइड करते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए उनकी जर्नी में सर? जी सर, जी सर। तो मेरा सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कोई आदमी मान लो तैरना सीखना चाहता है, तो वो या तैरने के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रहा है, या गोल्ड मेडल जीतना चाहता है तैरने में, तो ये पूछ रहा है कि पहले मैं पानी में उतरूं या पहले मेडल जीत के लेके आ जाऊं। सही है। सही बात। तो लेकिन पानी में उतरेगा और हाथ पैर मारेगा तो बोलेगा तभी तो, प्लान दिखाएगा तो बोलेगा ही, स्पीकर ही बन रहा है वो। फॉलोअप कर रहा है तो बोलेगा ही, स्पीकर ही बन रहा है। टीम को अगर वो बेसिक ट्रेनिंग दे रहा है तो स्पीकर ही बन रहा है। तो स्पीकर की प्रैक्टिस फील्ड में ही होती है। बगैर पानी में घुसे जैसे तैरना नहीं सीख सकते, ऐसे ही बगैर फील्ड में काम किए आप स्पीकर भी नहीं बन सकते। स्पीकर बन अलग से कहीं स्टेज पे जाके स्पीकर बनने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। मुझे लगता है फील्ड में काम करके, जब आप फील्ड में काम करेंगे तो स्पीकिंग का ही काम है यहाँ पे। अब हमारे को कोई, कई लोग मजाक में ऐसे पूछते हैं सर आप काम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं हम टॉकिंग इंडस्ट्री में हैं। तो हमारा काम ही बोलना है, बोलने के सही कह अलावा रहे कोई काम ही नहीं है। अगर हम किसी को फोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, प्रोडक्ट डेमो कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, अगर किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बोल रहे हैं। तो हमारा काम ही बोलना है, तो वी आर इन ऑलरेडी इन टॉकिंग इंडस्ट्री। तो टॉकिंग के लिए हमको अलग से जाकर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है।
तो इसमें ही प्रैक्टिस, ये इंडस्ट्री आपकी प्रैक्टिस इतनी करा देगी। आप 100 प्लान, आपकी जो पहली प्लान होगी और जो आपकी 100वीं प्लान होगी, उसमें डिफरेंस आएगा। जो आपका पहला फॉलोअप होगा, 100वां फॉलोअप होगा, उसमें डिफरेंस आएगा। और धीरे धीरे बोलते हैं, जैसे मंत्र को रटते हैं तो एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं फील्ड में, तो ये आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, या आपकी बातों में वजन आ जाता है, और फिर आपके साथ में अचीवमेंट भी आ जाते हैं। और जब अचीवमेंट आ जाते हैं, तो फिर अचीवमेंट लेने के बाद आप जो बोलते हैं वो लोगों के लिए एक रूल बन जाता है, एक रेगुलेशन बन जाती है, एक लोगों के लिए एक एथेंटिसिटी बन जाती है। लोगों के लिए एक मतलब आप सोचें, एक कोटेशन बन जाती है फिर, कि सर ये बोलते हैं। तो पहले मुझे लगता है फील्ड में काम करें, और फील्ड ही आपको ट्रेनिंग दे देगा स्टेज पे बोलने की। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर स्टेज से कोई बचता था, तो मैं बचता था। अच्छा। लेकिन लेकिन मैंने मैंने टेक्निक एक डेवलप कर ली, कि जब मेरे को मतलब मेरी पोजीशन ने, या मेरी लेवल ने, या मेरे अचीवमेंट ने जब मुझे मतलब मजबूर किया स्टेज पे जाने के लिए, क्योंकि इस लेवल के बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा स्टेज पे। लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं। तो मैं एक पेपर पे, पर्ची पे ऐसे कुछ पॉइंट लिख के लेके जाता था, 8-10। ठीक है, 10 पॉइंट लिख के लेके जाता था, इस चीज पे बात करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कि इन कितने लोगों के सामने क्या बोलना है, भूल जाएंगे। तो अपनी जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो तो मैं बता सुना देता था, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ बोलना होता था, तो मेरे को पॉइंट की जरूरत होती थी, तो लिख के लेके जाता था। और उसमें से कुछ पॉइंट भूल जाता था, कुछ बोल देता था, लेकिन जो भूल जाता था पर्ची देख के फिर बोलता था। तो या ऐसी ऐसी मेरी प्रैक्टिस रही, मतलब मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऐसा रहा मेरा। बहुत बढ़िया ग्रेवाल साहब, आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि फील्डिंग में, अचीविंग में और स्पीकिंग में कहाँ से शुरुआत करनी है। अगर जी मेडल लेना है तो तैरना पहले सीखना ही पड़ेगा। जी इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है ग्रेवाल साहब। जी अब हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें सक्सेस का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो डुप्लीकेशन है। यानी कि आप जी एक प्रोसेस को सारे फॉलो करते हैं। जी जी लेकिन एक टाइम के बाद, अगर मैं आज 10 साल की आपकी जर्नी के बाद पूछूं, जी। तो अगर आप बहुत सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप नई हम्म चीजें कैसे ढूंढेंगे? हम्म। आप अपने आप को नई टाइम के साथ रीइन्वेंट कैसे करेंगे? जी क्योंकि कोविड के बाद ये देखा गया कि ये जो नई जनरेशन है, जिनको बड़े अच्छे-अच्छे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल, वो जेन ज़ी कहा जाता है, किसी को जी अल्फा कहा जाता है, किसी को मिलेनियल कहा जाता है। जी। अब ये जनरेशन की एक्सपेक्टेशन अलग है। हम्म। आपने एक फॉर्मूले से सक्सेस प्राप्त किया, अब जी एक नई जनरेशन है। जी। और इतने टाइम के बाद, इतना सक्सेस देखने के बाद आप क्या इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि वो उनके हिसाब से चेंज करते हैं, या वो सिस्टम वही रहेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया। उसमें सर अभी एक बोलते हैं बैलेंसिंग जो होती है, बैलेंस डाइट जैसे लेते हैं, ऐसे ही बैलेंसिंग हमारे को करनी पड़ेगी। क्योंकि नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से एम्ब्रेस करना चाहिए, नो डाउट। और साथ साथ में कुछ जो फिजिकल फिजिकल या आजकल जो वर्चुअल जो भी मिले हुए हैं प्लेटफॉर्म, उनके माध्यम से हमको बातचीत तो करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी कई काम ऐसे होते हैं कि अभी भी कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन हेयर कटिंग हम अभी भी बस बार्बर शॉप में जाके लेते हैं। सही है। तो कुछ काम हमको फिजिकली करने पड़ेंगे, कुछ काम हम इससे जूम से या हम टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, फेसबुक से इनविटेशन, कुछ लोगों से इनवाइट करना, या जिससे भी हम लोग यूट्यूब से कनेक्ट होना। सही है, जूम से कनेक्ट होना, ये कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ काम है वो हमको फिजिकली भी करने पड़ेंगे। कैसे, कुछ महीने में कुछ मीटिंग हमारी फिजिकल होनी चाहिए, कुछ हमारे जो बातचीत है मतलब क्लोजिंग वगैरह कुछ फिजिकल भी हो जाए। सही है। तो मैं मुझे लग रहा है कि बैलेंस अप्रोच रहेगी, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी। सही है। तो मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि बैलेंस अप्रोच हम लोग अपनाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि गलत कोई भी नहीं है। जो फिजिकल कर रहे थे वो भी सही थे, लेकिन समय की डिमांड के हिसाब से जब अगर समय बच सकता है, अगर हम किसी से जूम से बात कर सकते हैं, जैसे आज आपसे जूम से बात हो सकती है, तो फिजिकली आपको आपसे मिलने की जरूरत नहीं है शायद। सही है। और लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं अगर जो फिजिकली आपके साथ में मिलके करनी पड़ेंगी, तो फिजिकली भी मिलेंगे। बहुत बड़े ग्रेवल साहब। सो जी बैलेंस व्यू पॉइंट टेक्नोलॉजी का, लोगों का, सिस्टम का मेंटेन करके ही आगे
आप आगे ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और शायद इसी की ट्रेनिंग जो आप अपने फाउंडर लीडर्स को या अपनी टीम के लीडर्स को भी देते होंगे कि किस तरीके से वो नए वक्त के बदलाव को हैंडल कर सकें। जी 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 बिल्कुल। ग्रेवल साहब, अगले 3 क्वेश्चन बड़े छोटे-छोटे से हैं और जी बड़े इंस्टेंट से टाइप से क्वेश्चन है। जी ग्रेवल साहब को तो उनकी पूरी टीम फॉलो करती है। जी सर। ग्रेवल साहब 3 ऐसे कौन लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? तो इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मैं अपने अपलाइन को फॉलो करता हूँ, केवल अपलाइन को फॉलो करता हूँ, और बाकी इंस्टाग्राम पे मैं किसी को फॉलो नहीं करता। बस बाकी कुछ टीम के लीडर्स हैं, हम उनको फॉलो मतलब उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, बस टीम के लीडर्स को और अपलाइन को फॉलो करते हैं, बाकी मैं किसी को फॉलो नहीं करता। 3 ऐसी किताबें जो ग्रेवाल साहब सबको कहते हैं कि पढ़नी चाहिए, वो कौन-सी हैं? 3 किताबें मुझे जो बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं, एक तो बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत जो बढ़िया। मैंने पढ़ी, बहुत बढ़िया लगी। दूसरा जीत आपकी, जो शिव खेड़ा साहब की है, और तीसरा सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, मिस्टर टी हुँ। हाउ की। ये तीनों किताबें मेरे को बहुत बढ़िया लगती हैं, और प्रैक्टिकली इनमें बहुत सारी बातें बताई हैं जिनको सीख के हम लोगों ने यूज़ कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम में ग्रेवाल साहब सिर्फ अपनी अपलाइन को फॉलो करते हैं और किताबें ये 3 हैं जो वो देखते हैं। जी, जी। ग्रेवाल साहब, एक क्वेश्चन आता है जब ये सीनियर लीडरशिप आती है, कंपनीज़ में काम करना शुरू करती है, तो वो देखा गया है कि उनके और मैनेजमेंट के बीच में कई बार ईगो टसल भी हो जाता है। जी, जी, जी। विचार है, लोगों का बिज़नेस है, कई बार हुँ, इश्यूज़ आते हैं। जी, एक जी। जो ग्लोबली मैं इश्यू की बात करना चाहूँगा आपसे, मेरे कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो यूरोप और यूएस में काम करते हैं। जी, जी। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि एक बड़ा इश्यू आता है ट्रेनिंग सिस्टम को लेके। हुँ, हुँ, हुँ। कंपनी चाहती है उनका अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम चले और लीडरशिप चाहती है उनका एक अपना सिस्टम चले। जी, जी। और इसके ऊपर बड़े अलग-अलग तरीके से प्लस माइनस हैं, किसी के कुछ पॉजिटिव है, किसी के कुछ नेगेटिव हैं। जी, जी, जी। आपका क्या मानना है? ट्रेनिंग सिस्टम कंपनी का होना चाहिए या इंडिविजुअल लीडरशिप का होना चाहिए, उनके इंडिविजुअल ग्रुप्स का होना चाहिए? जी, जी, जी। मेरी पर्सनल फीलिंग तो ये है सुडान साहब, कि अगर कंपनी दे दे या कंपनी की तरफ से हो जाए तो दी बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है सिस्टम। लेकिन अगर कंपनी किसी वजह से अवेलेबल नहीं करा पा रही है, तो फिर हमारे टॉप लाइन की लीडरशिप के माध्यम से वो मिलना चाहिए, ताकि सारे लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद हो सके। ऐसा मेरा मानना मतलब आपका जो ग्रुप है, जो आपकी टीम है, उनका है। सेकंड हाँ, है। जी, जी। ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग कंपनी दे और ये ऐसी कोई ट्रेनिंग सिर्फ लीडरशिप दे, ऐसा कोई डिवीजन करना चाहिए या सिर्फ कंपनी सारी दे ट्रेनिंग तो फिर लीडरशिप या फिर लीडरशिप दे? अगर सारी कंपनी अगर सारी ट्रेनिंग अवेलेबल करवा दे, तो हुँ, उससे बढ़िया कुछ है नहीं, क्योंकि उसमें कोई कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, फिर सारे लोगों का सिर्फ सिस्टम पे काम करने पे ध्यान रहता है। फिर अपनी-अपनी जो मतभेद रहते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब एक एक प्लेटफ़ॉर्म से हमको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों हम फिर उसमें वो हमको उसमें इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है? कंपनी दे तो बेस्ट है, नहीं तो फिर हमारा जो सुपर अपलाइन है, उसके उसको हमको फ़ॉलो करना चाहिए सबको, और बहुत वही बढ़िया। वहीं से मिलनी चाहिए। ग्रेवाल साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आज बड़ी हमने आपसे अलग-अलग चीज़ें सीखी। लास्ट एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा जो 10 साल की लीडरशिप के बाद हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने 10 साल कंसिस्टेंट काम किया है। जी सर, जी सर। आपने 20 साल पूरे किए, 21 साल पूरे किए इस इंडस्ट्री के अंदर। जी, सर। 3 ऐसी चीज़ें जो आप किसी भी कंपनी की सीनियर लीडरशिप को बताना चाहेंगे? जी। थैंक यू सर। अ, आप मेरे ख्याल से ये जानना चाह रहे हैं कि जो सीनियर लीडर हो जाते हैं 10 साल से ज़्यादा के, तो उनको 3 किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? हाँ जी। तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मैं 3 बातें तो यही बताना चाहूँगा कि नंबर 1, हम लोगों को हमेशा ख़्याल रखना चाहिए कि जो भी हमारे को सक्सेस मिली है या ग्रोथ मिली है या अचीवमेंट मिले हैं, ये सारे के सारे टीम वर्क की वज़ह से मिले हैं, और इस इंडस्ट्री की वज़ह से मिले हैं। तो इस इंडस्ट्री का और टीम वर्क का हमारे को सम्मान करना चाहिए। कभी भी गलती से ये ना सोच लें कि ये मेरी वज़ह से हो गया। खुद बहुत क्रेडिट कभी ना लें, खुद क्रेडिट ना लें, गलती से भी, क्योंकि खुद क्रेडिट लेंगे तो फिर ईगो डेवलप हो जाएगी कि मैंने किया है। और जब बात आ जाएगी मैंने किया है, तो फिर ना अपलाइन का को क्रेडिट जाता, ना कंपनी को जाता, ना डाउनलाइन को जाता, और फिर मैं हो जाता है फिर। तो अपनी अहम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट हम कंपनी को, अपने अपलाइन को, सिस्टम को और अपनी टीम को ही दें।
क्योंकि उसमें हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो एक वही है कि हम इसमें शामिल हो गए। कुछ लोग हमारे ऊपर आ गए जिन्होंने गाइड किया, कुछ लोग नीचे आ गए जिन्होंने काम किया साथ में मिलके, और हमारी वाइब्रेशन मिली और एक एनर्जी से सिनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो खुद का मतलब उसको गलती से भी ये ना मान लें कि ये मेरी वजह से हुआ। अगर जिस दिन उसने सोच लिया मेरी वजह से हुआ है या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो उस दिन से उनकी हो सकता है कि गिनती उल्टी हो जाए, उल्टी स्टार्ट हो बहुत सकती बढ़िया। है। दूसरा, हम लोगों को दूसरा जो पॉइंट मुझे समझ में आता है कि सर इसमें हमारे को जैसे इनकम आती है या मान सम्मान मिलता है, एडिफिकेशन मिलता है, अपलाइन की तरफ से भी मिलता है, डायरेक्टर्स की तरफ से भी मिलता है, टीम की तरफ से भी मिलता है, लोग गुरुजी बोलना शुरू कर देते हैं, लोग मेंटर बोलना शुरू कर देते हैं, लोग आदर्श बोलना, आइडियल, अपना आइडियल और आदर्श बोलना शुरू कर देते हैं। तो उन सब चीजों को भगवान का प्रसाद समझ के माने, वो हमारा अचीवमेंट ना माने, वो तो भगवान का आशीर्वाद है, प्रसाद है। और मतलब गुरु गद्दी का प्रताप है, वो हमारा कोई प्रताप नहीं है, क्योंकि गुरु गद्दी पे जो भी होता है उसको तो सब गुरु जी बोलते ही हैं। तो वो जो जो भी अचीवमेंट हमको मिल रहे हैं इनकी तरफ से, तो उन सारी चीजों को दिल से ना लें, क्योंकि हम यहाँ पे टीम में है, सिस्टम में है, एक ऐसी इंडस्ट्री में है, एक प्लेटफॉर्म हमको मिला है, इसकी वजह से है। ऐसा ना सोचे कि सचमुच में अगर मेरे को कोई मेंटर बोल रहा है या गुरुजी बोल रहा था, सचमुच में गुरुजी थोड़ी हो जाऊंगा। गुरुजी थोड़ी ना हूं मैं तो सीख ही रहा हूँ, अपलाइन से पूछ रहा हूँ कैसे, डाउनलाइन को बता रहा हूँ ऐसे, टीम में बीच में हम लोग अर्निंग कर ले रहे हैं और अपना पैसे कमा रहे हैं और अचीवमेंट ले रहे हैं। तो ये ना माने कि ये मेरा है, सही है, मेरी वजह से है, यही माने कि सिस्टम, इंडस्ट्री और उसकी वजह से ही है। तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसको कई लोग दिल से ले लेते हैं, यार मेरे को लोग आज गुरुजी बोल रहे हैं, मेरे को तो मेंटर बोल रहे हैं, मैं तो आइडियल बन गया हूँ, लोगों का आदर्श बन गया हूँ, रोल मॉडल बन गया हूँ। कुछ नहीं, रोल मॉडल कुछ नहीं है, ये सिस्टम का और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रताप है और स्पेशल आशीर्वाद है। उस ब्लेसिंग को आप जितना हजम कर जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर कंपनी बदलने की नौबत आएगी, फिर मैनेजमेंट से टकराने की नौबत आएगी, और फिर सबसे इधर उधर से टकराने की नौबत आएगी। तो दूसरा मेरा ये रिक्वेस्ट था। तीसरा मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, या तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा 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 अपनी जो ओरिजिन थी, स्टार्टिंग हुई थी, उसको हम कभी ना भूलें। हमारी ओरिजिन थी, जैसे मैंने शुरुआत में ये सोचा था कि मैं नौकरी में जितनी मेरी तनख्वाह मिल रही है उस टाइम पे 8,000 रुपये थी, मैं बोला 8,000 रुपये अगर यहाँ से भी कमा लूंगा तो मेरी तनख्वाह डबल हो जाएगी। सही है, तो ऐसे सोच के मैंने शुरू किया था। लेकिन कभी मेरा इस इंडस्ट्री की वजह से हफ्ते में लाखों आएंगे या महीने में लाखों आएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। या फिर उसका 7 फिगर में भी आएगा, 10 लाख भी आएगा, तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। और करोड़ का भी चेक बनेगा, ये तो हमने कभी सपने में ही नहीं सोचा कि एक हफ्ते में ऐसे भी आ सकता है। तो ये जो है शुरुआत जो हमारी हुई थी, कि हम यहाँ पे लोगों का, मैं दोबारा वहीं पे पहुंचूंगा, कि हम लोगों का भला करके यहाँ पे, भला करके अपना भला करने का हमारे को मौका है। तो उस काम को हमेशा करते रहे। जिस जिस दिन से शुरुआत की थी, शुरुआत जिस दिन की थी, मैंने यही सोचा था कि मैं यहाँ पे देखो लोगों का भला भी कर पाऊंगा, अपना भी भला कर पाऊंगा। और वो काम, हम जो शुरुआत किया था जिस काम को लेके, उसी काम को लगातार आखिरी सांस तक मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो उसी के लिए हुई थी। तो वो काम हमको लगातार करते रहना चाहिए। और जब दूसरे लोगों का भला करने से हमारा भला हो रहा है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। मुझे लग रहा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान हमारे लिए ये इंडस्ट्री के रूप में है। जी सर। बहुत बढ़िया ग्रेवाल साहब, आपने 3 जो बातें करी ना, वो एक्चुअली इस इंडस्ट्री में सक्सेस लेने का और सक्सेस पाके एक लेवल को मेंटेन करने का, दोनों का मूल मंत्र दे दिया आपने। जी असल में कई लोग सक्सेस को कई बार मेंटेन नहीं कर पाते, पर सक्सेस को मेंटेन कैसे करना है, एक्चुअली आपकी 3 बातों में वो भी शामिल हो है। गरेवाल साहब, इसके साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम के एंड पे आते हैं। आपके जी साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा, और जी आपकी जो बातें हैं जी और आपके जो ज्ञान है, मुझे जी लगता है हमारी जो सीनियर लीडरशिप है हमारी इंडस्ट्री की, उनको ये सुनना चाहिए आपसे। जी जी और जितने भी और क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रोग्राम को देखने के बाद, मैं वो क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, जी ताकि एक जी बार दोबारा हम इस पे चर्चा करेंगे। जी सर। इसी के साथ थैंक यू सो मच ग्रेवाल साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, और खासकर जो 3 पॉइंट आपने लास्ट में बोले कि किस तरीके से एक लीडरशिप एक कंसिस्टेंट बिजनेस कर सकती है,
और एक लेवल के पहुंचने के बाद किस तरीके से उस लेवल को मेंटेन कर सकती है। आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं, आई एम श्योर ये हमारी इंडस्ट्री में सभी के लिए बहुत रेलेवेंट होंगे। चलो, थैंक यू राहुल सूडान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सूडान साहब। दोस्तों, कीप वॉचिंग राहुल सुदन वैल्यू पॉडकास्ट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।